ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ऑब्वियसली अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो जब दूसरा मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अब सवाल दो मैग्नेट्स का हो गया। मूविंग चार्जेस दो मैग्नेट्स हो गए। जब एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस मैग्नेटिक फोर्स की कुछ खासियतें हैं कि वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड के, वेलोसिटी v के प्रोपोर्शनल होता है वो मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है जो ये फोर्स लगा रही है, और इंटरेस्टिंगली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल के भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर थीटा बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। इन तीन टर्म्स और साइन थीटा को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो Q V क्रॉस B लिखा जा सकता है, फोर्स वेक्टर। और ये एक्सप्रेशन ये समझाता है कि फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर नेचर में होता है। फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी नीड टू नोट डाउन every minute detail of the discussion. So we will write it here that magnetic force is perpendicular to both velocity v and magnetic field b, and we will highlight it. All right. Now, in last class we have seen that if velocity of the charge is parallel to magnetic field, then theta between v and b is 0. So force will become 0. This implies that if a charge enters a magnetic field parallel to magnetic field, then it will move on a straight line parallel to field because it will not experience any magnetic force. So it will not get deviated from its path. So we have to note down that if charge is parallel to magnetic field, then it will not experience any force and it will move on a straight line. But when charge enters perpendicular to magnetic field B, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज 1। तो फोर्स विल बी इक्वल टू QVB एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। वी विल नोट इट डाउन बिकॉज फ्रॉम दिस पार्ट क्वेश्चन इज व्हेन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम। सो आंसर इज व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। क्या है? एक चार्ज मूव कर रहा है और उस पर एक ऐसा फोर्स लगता है इस पॉइंट पर जो उसके मोशन के परपेंडिकुलर है। तो क्या करेगा? वो चार्ज की डायरेक्शन को बदल देगा। मैग्नीट्यूड को नहीं बदल पाएगा उसकी स्पीड के, लेकिन डायरेक्शन को बदल देगा। तो जो चार्ज इस तरह से जा रहा था वो अब थोड़ा सा टिल्ट होकर यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। तो वो फिर से चार्ज को इस तरह से अंदर की ओर खींचेगा और इसकी डायरेक्शन को बदल देगा। इस तरीके से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर है, तो वो इसको एक आर्क पे या एक सर्कुलर पाथ पे चलाने लगेगा, और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो इस फोर्स की लाइन में ही होगा। यानी ये फोर्स इस चार्ज को पहला पॉइंट सर्कल पर चलाएगा और दूसरा पॉइंट की सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब हमें ये तीनों पॉइंट बहुत केयरफुली नोट करने हैं। क्या? पहला, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सिंस इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ द चार्ज, सो इट विल मेक चार्ज टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। सेकेंड पॉइंट, this force QVB will provide centripetal force to the charge. And third point, that center of this circular path will be on the line representing magnetic force F. ये मैग्नेटिक फोर्स जिस नेचर का है ये हमेशा एक ही पॉइंट पर पॉइंट करेगा और यही इस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। And third condition is possible
that angle between velocity and magnetic field is neither 0 nor 90. It is between 0 and 90. In that case, there will be a special motion of charge and it will move on a helical path. So we need to learn all the three cases. When velocity of the charge is parallel to B, then charge will move on a straight line. When velocity of charge is perpendicular to B, then charge will move on a circular path. And when velocity of the charge is between 0 to 90 degree angle from the magnetic field, then it will move on a helical path. अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को करेंगे क्योंकि इस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड इट इज़ वेरी प्रोबेबल दैट यू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो चलो अब इसके 3 केसेस जो पॉसिबल हैं उनको देखते हैं. चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसे मैं तुम्हें विजुलाइज करा देती हूँ. देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है, इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर. तो अब हम इस एरो से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. अब तुम ध्यान से देखो कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल साफ दिख रहा है, ठीक. और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों इस प्लेन में है. तो ऑब्वियसली जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, पेपर के परपेंडिकुलर है, वो फोर्स और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अब इस मोशन को ज़रा गौर से देखो. हमको डायग्राम में दिया रहेगा कि चार्ज इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर रहा है, ठीक. तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी वेक्टर को बनाएंगे और डायग्राम में ही हम इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो फोर्स के लिए होगी. अब ये जो फोर्स है इसी पर सेंटर ऑफ दैट सर्कल होगा जिस पर ये चलने वाला है, क्योंकि अब हमें ये बात क्लियर है कि जो चार्ज है वो अगर बी के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कल पे चलेगा. पर अब सर्कल कैसा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि वी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर किसी पॉइंट पर हम सेंटर सी मान लेंगे. फिर हम कंपास की हेल्प से इस तरीके से इस रेडियस का एक आर्क लेकर और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक. जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो हमें अपने आप सामने ये पता चल जाएगा, सामने एक पिक्चर उभर कर आएगी कि ये चार्ज पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है या आधे सर्कल पर या 3/4 सर्कल पर चलकर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कंडीशन बन रही है. तो ये एक रफ प्रैक्टिस है कि आप पहले डायग्राम में जहाँ वेलोसिटी वेक्टर बनाया गया हो वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो और उस लाइन पर किसी पोजीशन पर आप सेंटर सी मान लो और फिर उस रेडियस के कंपास की नीडल से उस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो और देखो कि पूरा सर्कल बन रहा है फील्ड में या सर्कल का एक पार्ट फील्ड में बन रहा है. अब जैसे यहाँ पर पूरा सर्कल बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि चार्ज एक बार फील्ड में एंटर करेगा तो फिर वो इस सर्कल में ट्रैप हो जाएगा और इसी सर्कल में घूमता रहेगा. तो अब हमसे इस पार्ट से कितनी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. हमें इसकी रेडियस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, हमें इसके टाइम ऑफ रेवोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर हमें रेडियस का सवाल हुआ तो हम कैसे सोचेंगे. हमें पता है कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये इस कंडीशन में मैक्सिमम है और यही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है. तो हम लिखेंगे कि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक. थीटा तो 90 है तो साइन थीटा 1 हो चुका है. इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो तो V कैंसिल हो जाएगा और QB इज इक्वल टू MV अपॉन R आएगा. तो R की वैल्यू हो जाएगी MV अपॉन QB. R से कोई भी सवाल पूछा जाए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा और क्या कि रेडियस ऑफ द चार्ज, सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी मास पर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर भी. तो अगर सेम वेलोसिटी से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा होगा. सवाल बन गया देखो कैसे. इसी तरह से एक हीलियम एटम और अगर एक प्रोटॉन, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं सेम वेलोसिटी से, तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा, हीलियम एटम का रेडियस ज़्यादा होगा. इस तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
ये दोनों एक v वेलोसिटी से और एक 2v वेलोसिटी से एंटर करते हैं, तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा? अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मास सेम होते हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। इसके अलावा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हीलियम और प्रोटॉन पर सवाल आता है तो हम उनके मास की जगह उनका मास रखेंगे, उनके चार्ज की जगह उनका चार्ज रखेंगे, और उसके बाद हीलियम के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन अलग से लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन अलग से लिखेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड करके दोनों के रेडियस का रेशियो निकाल के पता कर लेंगे कि किसका रेडियस बड़ा है। तो इस तरीके से रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं टाइम ऑफ रेवोल्यूशन पर। अगर ये चार्ज इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है और टी टाइम लगाता है, तो इस टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर्कल की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द चार्ज। अब सर्कल की लेंथ में जो रेडियस है उसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी, तो देखो वेलोसिटी कैंसिल हो गई, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। यानी चार्ज अगर तेज रफ्तार से घूमे या कम रफ्तार से घूमे, रेडियस का साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन चेंज नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करे, प्रोटॉन ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करे, तो भी उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वही होगा, क्योंकि मास और चार्ज नहीं बदलेंगे। और अगर सेम इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से एंटर करे तो भी उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन सेम होगा। क्या बदलेगा? रेडियस बदल जाएगा। तो इस तरीके से इस पार्ट से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, और हम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी। अब बचे हुए दो केसेस भी देखो। अगर हम इस प्लेन ऑफ पेपर को एक्स वाई प्लेन मान ले, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, साथ में ये वो लाइन भी है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रीजन शुरू होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी इस तरीके से ओरिएंटेड है चार्ज की। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस से चार्ज 90 + फाई एंगल पर एंटर कर रहा है। ठीक, तो 90 + फाई एंगल पर एंटर किया, और हमें ये पता करना है कि भाई ये किस तरीके के सर्कुलर पाथ को इस मैग्नेटिक फील्ड में कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस V के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी भी लंबाई की गेस करके, इस तरह से, और उसके बाद इसके किसी पॉइंट पर हम सेंटर C लोकेट कर लेंगे। फिर से हम कंपास उठाएंगे, एक रफ प्रैक्टिस है हमारी, जिससे हमको अंदाज़ा हो जाए कि कैसा सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच ये जो रेडियस है, इस रेडियस का आर्क लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो, हमारे सामने अपने आप सर्कल का वो पार्ट हो गया जो एक्चुअली चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनाएगा। चार्ज यहाँ से एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचेगा और सर्कल के इतने आर्क को ड्रॉ कर पाएगा, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट कर जाएगा। तो हम इस आर्क के टाइम को और किस एंगल पर चार्ज निकलेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जियोमेट्री की हेल्प से, और वही पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। तो ये एक आर्क पे चलेगा और सर्कुलर पाथ पूरा नहीं कर पाएगा। ये मैंने तुम्हें बताया कि कैसे कंपास की हेल्प से और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके सेंटर लोकेट करके हम इसको एक रफ डायग्राम में अपने आप गेस कर सकते हैं कि चार्ज ऐसा कुछ मोशन कर रहा है। जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है। तो चार्ज इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी रखता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। तो चार्ज इस टेंजेंट की डायरेक्शन में सीधा बाहर निकल जाएगा। तो अब दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कि इस आर्क को कवर करने में कितना टाइम लगा, और दूसरा कि चार्ज कितने एंगल पर बाहर निकला। तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस से उसके एंगल को रेफ़र कर रहे थे, वो था 90 + फाई। तो यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस से उसके एंगल को कैलकुलेट करेंगे, और कैसे? जियोमेट्री की हेल्प से। ये दोनों लाइंस C सेंटर, ये इसको हम O कह देते हैं क्योंकि हमने इस पॉइंट को C लिया है। तो OC और OA दोनों इक्वल हैं। तो OCA ये जो ट्राइंगल है जिसको यहाँ मैंने शेडेड कर दिया है, ये ट्राइंगल कैसा हुआ? ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया।
अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर जब बेस BC पर डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब चलो ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। ये एंगल है फाई और ये है 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस फाई। ये 90 माइनस फाई है और वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में और ये रेडियस ये 90 है, तो ये एंगल हो गया फाई। अब ये 90 ये फाई, तो ये हो गया 90 माइनस फाई। सिमिलर लॉजिक से ये 90 है, ये 90 माइनस फाई है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल हो जाएगा फाई। अब ये एंगल फाई है, तो ये टेंजेंट ये रेडियस, तो ये है 90 माइनस फाई। ये 90 माइनस फाई है ये वाला एंगल, और ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो ये हो गया फाई। ठीक, अब ये 90 माइनस फाई है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो वाई एक्सिस से 90 माइनस फाई एंगल पर चार्ज सीधे निकल जाएगा, और एक्स एक्सिस से अगर देखो तुम तो ये 90 और ये 90 माइनस फाई और ये फाई। तो अब देखो ये एंगल 180 है और ये एंगल छोटा सा, इसे शेडेड कर देती हूँ, ये फाई है, तो ये जो एक्स एक्सिस से वी बनाएगा ये 180 माइनस फाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 180, ये पूरा 180 है, उसमें से माइनस फाई, तो एक्स एक्सिस से 180 माइनस फाई पर निकलेगा और वाई एक्सिस से 90 माइनस फाई एंगल पर ये चार्ज निकल जाएगा, जबकि एंटर ये किस एंगल पर कर रहा है, फाई एंगल पर एक्स एक्सिस से, और 90 प्लस फाई एंगल पर वाई एक्सिस से एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किस एंगल पर निकलेगा वो पता कर लिया। अगर फाई गिवन होगा तो हम फाइनल वैल्यू भी दे सकते हैं, और साथ में इस आर्क की रेडियस, ये जो आर्क की लेंथ है ये भी पता हो गई। कैसे, ये 90 माइनस फाई और ये भी 90 माइनस फाई, तो ये दोनों ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 90 माइनस 180 माइनस 2 फाई, ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस 2 फाई। तो ये ए बी सी आर्क लेंथ कितनी हो गई, आर्क ए बी सी दिस इज इक्वल टू आर एल्फा, रेडियस इनटू आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है 180 माइनस 2 फाई, उसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया आर 180 माइनस 2 फाई। तो अगर हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि किस एंगल पर एंटर कर रहा है चार्ज, तो हम आर्क लेंथ निकाल लेंगे, और आर्क लेंथ निकाल लिया तो हम वो टाइम निकाल लेंगे जिस टाइम में ये फील्ड को छोड़ेगा, यानी आर्क लेंथ 180 माइनस 2 फाई डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द चार्ज। तो कितने टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा और किस एंगल पर ये मैग्नेटिक फील्ड से एंटर करेगा और एग्जिट करेगा, वो इस लॉजिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके का एक और केस बनता है, यहाँ पर 90 प्लस फाई एंगल पर एंटर हुआ था चार्ज, और ठीक इसके पैरेलल देखो ये फिर से एक्स एक्सिस से फाई बना रहा है, वाई एक्सिस से बना रहा है 90 माइनस फाई। वाई एक्सिस से 90 प्लस फाई पे एंटर किया तो ये एक छोटी आर्क ड्रॉ कर रहा है, 90 माइनस फाई पे एंटर किया ये एंगल ब्लैक वाला, तो बड़ा आर्क सबटेंड करेगा। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्री का यूज़ यहाँ किया था उसी तरह से टाइम निकालेंगे, उसी तरह से एंगल ऑफ एग्जिट निकालेंगे। जहाँ से एंटर किया दिखाया है क्वेश्चन में, वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरीके से, किसी लेंथ का अंदाजे से गेस करके, और उस पर सेंटर ओ लोकेट कर दो। इसके बाद इस आर्क लेंथ, इस लेंथ का, इस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करो या सर्कल ड्रॉ करो इस तरीके से, और अपने आप हमको दिख जाएगा कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा चार्ज,
क्योंकि इस पॉइंट पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी। और हमको ये भी समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा आर्क लगभग ड्रॉ करेगा। ठीक, अब इस आर्क की वैल्यू लेंथ कैसे निकालेंगे ज़रा देखो। जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कंपास की हेल्प से, तो हम इस रेडियस को भी ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब फिर से हमारे सामने एक ट्रायंगल आ गया। अब हमें पता है कि ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल हैं। जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बेस से बनाएगा और इस एंगल को इक्वल डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब वापस इस पॉइंट पर आते हैं, ये टेंजेंट और ये रेडियस। तो अगर ये एंगल θ है तो ये एंगल 90 - φ होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 90 - φ है, तो ये एंगल φ होगा। ये φ, ये 90, तो ये एंगल 90 - φ होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इसका जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 90 - φ होगा। ये 90 - φ, तो ये एंगल φ होगा। अब यहाँ पर जैसे ही चार्ज आर्क पूरा करके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी डिसअपियर हो जाएगा ये। और मैग्नेटिक फोर्स डिसअपियर हो जाएगा तो ये चार्ज इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। तो अब हमें पता करना है कि किस एंगल पर निकलेगा। तो यहाँ हमने y एक्सिस से कहा था 90 - φ एंगल पर चार्ज एंटर करता है, तो यहाँ भी हम y एक्सिस से ही एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये रेडियस है ना, इस रेडियस को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें। तो देखो ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये एंगल तो हो गया 90 और ये φ है, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये φ। ठीक, तो अब ये 90 और ये φ, 90 - φ पर चार्ज एंटर करता है और 90 + φ पर y एक्सिस से चार्ज एग्जिट करेगा। तो एक तो हमें एंगल ऑफ एग्जिट पता चल गया, और इसके अलावा ये आर्क कितनी लंबी है उससे हमको पता चलेगा कि कितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क लेंथ निकालते हैं r इंटू एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? 360 - 180 - 2 अल्फ़ा। 360 में से 180 - अल्फ़ा जब माइनस करेंगे, 180 - 2 φ, अल्फ़ा नहीं, 180 - 2 φ, तो हमको अल्फ़ा मिलेगा। 360 में से जब आप 180 - 2 φ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 180 + 2 φ। तो जो आर्क लेंथ है वो क्या हो जाएगी? r अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना आया है? 180 + 2 φ। तो 180 + 2 φ into r upon velocity v is time during which the charge will remain in magnetic field। तो इस तरीके से लॉजिक लगाकर, जियोमेट्री यूज़ करके हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा लॉजिक अगर हमें समझ आ गया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है कि सिर्फ लॉजिक से ही हम सही ऑप्शन गेस करने पा जाएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर।